गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग विशिष्ट क्लाम्बिंग निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे। स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सोल्व किया था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं बेलनाकार निर्देशांक वो क्या आए थे, रो थीटा या रो फाई जेड। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में रो फाई और जेड क्या आते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स आते हैं जो कि हमारे किसके अंदर हैं, बेलनाकार निर्देशांक के अंदर हैं। बेलनाकार निर्देशांक तंत्र जो हमारा उसके अंदर होते हैं। तो रो यहाँ पर रेडियस होती है, फाई यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है, और जेड जो है वो जेड एक्सिस, या हम कह सकते हैं कि जो बेलन हम ले रहे हैं, सिलेंडर हम ले रहे हैं, उसकी हाइट होगी। ठीक है, इसकी लिमिट जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, और फाई की हमारी लिमिट 0 to 2 पाई होती है। ठीक है, और रो जो होगा वो हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गई, रेडियस होती है, या फिर हम 0 to इन्फिनिटी इस प्रकार ले सकते हैं। तो ये अपने क्या हो गए, तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहां पर हमने देखा था कि u1 इक्वल टू रो। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो सॉल्व कर रहे थे, तो हमने h1 h2 h3 के मान निकाल लिए थे, और हमारे जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो हमने लिख लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को कैसे लिखेंगे वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को लिख लेते हैं किसके अंदर, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास में आया था कि u1 इक्वल टू क्या होता है, रो होता है, u2 इक्वल टू क्या होता है, फाई है, और u3 इक्वल टू क्या है, जेड है। ठीक है, E1 कैप हमारा क्या है, E रो कैप है, और E2 कैप हमारा क्या है, E फाई कैप है, और E3 कैप हमारा क्या है, E जेड कैप है। ठीक है, इनको हम सिंपली रो कैप, फाई कैप या जेड कैप से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमारे जो स्केल फैक्टर्स आए थे, स्केल गुणक जो हमारे आए थे वो क्या आए थे, 1 रो और 1। ये हमारे पास में तीनों क्या आए थे, स्केल फैक्टर्स आए थे। तो यहां से अपनी जो वैल्यू आएगी ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या फॉर्मूला होता था, ग्रेड फाई का E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस का E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस का E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला होता था। तो यहां पर हम वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा, E रो कैप अपॉन 1 यानी E रो कैप डेल फाई अपॉन डेल रो प्लस 1 बाय रो E फाई कैप डेल फाई अपॉन डेल फाई। ठीक है, यहाँ पर फाई हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप लोग चाहे तो हम इस प्रकार ले सकते हैं। ये हम किसी भी स्केलर को शो करने के लिए हमने फाई यूज किया था, और ये हमारा एंगल है। ठीक है, प्लस E3 कैप क्या होगा, E जेड कैप डिवाइडेड बाय H3 हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U3 क्या होगा, जेड होगा। तो ये आ गया ग्रेडियंट का मान आ गया किसके अंदर, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार हम किसको लिख सकते हैं, हमारे जो दोनों वैल्यूज हैं डाइवर्जेंस और कर्ल को लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग लिखें
डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, 1/h1 h2 h3 डेल बाय डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 a2 h3 h1 प्लस डेल बाय डेल u3 a3 h1 h2। ठीक है, यही होता है हमारा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का जो ये मान है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जो हमने स्केल फैक्टर्स के मान निकाले हैं वो सारे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/h1 h2 h3, तो ये तो ओनली 1/रो आ गया। इसके अंदर डेल बाय डेल रो, ए रो, h1 h2 और h3, ये आ गया रो, तो रो ए रो प्लस डेल बाय डेल फाई a2 h3 h1, h1 और h3 दोनों 1 1 है, तो यहां पर हमारा सिर्फ a2 आएगा, a5 प्लस डेल बाय डेल z a3 h1 h2, तो ये आ जाएगा h1 और h2 हमारा रो होता है, तो ये आ जाएगा अपना रो az। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह से आ गया। यहाँ पर अपना h1 क्या है, 1 है, h2 अपना रो है और h3 अपना क्या है, h3 अपने पास में वापस से 1 है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आ गई सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डाइवर्जेंस का मान आ गया। फिर हम नेक्स्ट निकालें कर्ल का मान। कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। ठीक है, और डेल बाय डेल U1, डेल बाय डेल U2, डेल बाय डेल U3, A1 H1, A2 H2, A3 H3। ये अपने पास में किसका मान होता है, कर्ल का मान होता है। तो सिंपली यहां पर भी हम लोग लिख देंगे E1 कैप और H1, H1 तो 1 है, तो यह आ जाएगा E रो कैप, E2 कैप H2, H2 हमारा क्या है, रो है, तो रो E कैप 5, और यह आ जाएगा E जेड कैप, डेल बाय डेल रो, डेल बाय डेल, ये हमारे पास में रो है, डेल बाय डेल 5 और डेल बाय डेल जेड, ये अपना आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर A1 H1, तो ये क्या होगा, ए रो, रो A5 और AZ, और साथ में अपने यहाँ पर 1/H1 H2 H3, तो ये आ जाएगा 1/रो। ये अपने क्या आ गए, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसमें हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तीनों यूनिट वेक्टर्स लिखे थे, और हमारे U1 U2 U3 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं ये हमने लिखा था, और साथ में हमने स्केल फैक्टर्स का मान निकाला था कि स्केल फैक्टर्स क्या आएंगे अपने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो वो सारी वैल्यूज हम किसके अंदर पुट कर देते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के जो हमारे फॉर्मूले हैं उसके अंदर हम लोग इनको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें डाइवर्जेंस निकालना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो मान लो क्या हो, सिलिंड्रिकल हो, बेलनाकार हमारा हो। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। ठीक है, कर्ल निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हम ये स्पेशियल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारा थर्ड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट हमने कार्टेशियन पढ़ा था, सेकेंड हमने सिलिंड्रिकल पढ़ा था, और थर्ड हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं और स्केल फैक्टर्स के मान क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। गोलीय निर्देशांक तंत्र। ठीक है, यहां पर हमारे पास में जो P पॉइंट है, ठीक है, हमने एक पॉइंट शो कर रखा है P R थीटा फाई, यानी अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पार्टिकल की पोजीशन को अगर हमें बताना है तो वहां पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R थीटा फाई होंगे। जैसे कि हमारे कार्टेशियन के अंदर XYZ और सिलिंड्रिकल के अंदर रो फाई जेड थे, वैसे इसके अंदर क्या होंगे, R थीटा फाई होंगे। और ये R थीटा फाई हमें तीन पृष्ठों के प्रतिछेदन से मिलता है, यानी तीन सरफेसेस के इंटरसेक्शन से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, वो हमारी सरफेसेस क्या होंगी, एक तो हमारे पास में आता है रो इक्वल टू C1, रो इक्वल टू C1 यानी रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट की सरफेस। ये हमारी जो सरफेस होती है जहां पर C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये सरफेस हमारी गोलीय पृष्ठ होता है, स्फेरिकल सरफेस होती है। कौन सी होगी ये, जो हमारा कोई स्फेयर हो, अगर हमारे पास मान लो कोई स्फेयर है जैसे कि बॉल है, तो उसकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर क्या रहेगा, रो कांस्टेंट, ये आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आर क्या है, यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, आर रेडियस है, तो आर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मान लो हमारे पास में कोई स्फेयर है, ठीक है, तो इस स्फेयर का ये हम ओरिजिन मान लें, तो इस ओरिजिन से यहां पर हम कहीं पर भी ये लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो बिंदु हैं वो सभी क्या है, इसकी रेडियस हैं। ये इस प्रकार से क्यों शो किए हुए हैं, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा सर्कल होता है तब तो क्या होता है कि ये हमारा 2D के अंदर होता है, तब तो हम दिखा सकते हैं कि हमारी जो रेडियस होगी वो ये होगी। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में आर का मान है, ये वाली भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। लेकिन अगर हम बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर किसके अंदर है, 3D के अंदर, तब हम पॉइंट को कैसे शो करेंगे, ये हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ये किससे कैसे ड्रॉ हो रहा है, उसकी सरफेस से। ठीक है, ये वाली जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली जो पूरी लाइन हमने ड्रॉ की है, वो हमने क्या किया, उसकी सरफेस से ड्रॉ की है, क्योंकि वो क्या होगी, ऐसे उभार लिए हुए होगी। ठीक है, तो वहां पर अपने पास में क्या होगा, ऐसे सरफेस होगी, जैसे कि हम सिलेंडर के अंदर बना रहे थे, सिलिंड्रिकल सिस्टम के अंदर हमने इसको ऐसे
बनाते हैं तो ये वाली जो सरफेस होती है बाहर वाली, इस सब पर रो का मान सेम था। अब इसी प्रकार अगर ये गोलाकार हो, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो ये सरफेस है ये वाली, इस पर क्या रहेगा, इसका रेडियस का मान सेम रहेगा। तो यहां से अगर हम कोई भी पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं, ये जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे, इस वाले सरफेस, ये वाली जो हमारी लाइन है, सारों पर क्या होगा, आर का मान सेम रहेगा। सारी क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या आता है, एक पृष्ठ तो हमारा ये गोलीय पृष्ठ आता है, ठीक है। एक तो हमारी क्या होगी, स्फेरिकल सरफेस, जो कि ये बाहर वाली सरफेस है, ठीक है। सेकंड अपने पास में आता है ये जो गोलीय पृष्ठ है, आपको आ गया होगा समझ में कि हमारा जो भी कोई गोला है उसका बाहर का जो सरफेस है वो हमारी, उसके ऊपर सब पर क्या रहेगा, आर का मान कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, उसके लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं थीटा की। थीटा जो होता है, थीटा इक्वल टू C2, और C2 का मान हमारा 0 होगा, पाई होगा, ठीक है। ये जो हमारा R इक्वल टू C1 हमने लिया है, और C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी रेडियस क्या होगी, 0 या उससे ज्यादा होगी। 0 रेडियस पर ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में इस प्रकार ये गोलीय पृष्ठ आ गया। अब हमारा क्या आएगा, थीटा वाला जो पृष्ठ आएगा, थीटा वाली जो सरफेस आएगी, वो सरफेस कैसी होगी, ये जो थीटा एंगल बनता है वो किससे बनता है, इस एस, जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा थीटा होता है। और ये किस प्रकार होता है, जैसे मान लो हमारा ये स्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर अभी मैं बता दूंगी कि कौन कौन से हमारी चीज क्या है और कौन सा पॉइंट क्या है, और जो आर फाई हमने सारे डिनोट किए हैं वो क्या है, ठीक है। पहले हम पृष्ठों की बात करते हैं, सरफेस हमारी कौन कौन सी होती है। तो एक तो हमारी गोलीय सरफेस आ गई बाहर वाली, फिर आता है हमारे पास में R इक्वल टू C1, ये थीटा इक्वल टू C2 वाली सरफेस। थीटा इक्वल टू C2 हमारा होता है, ये हमारे पास में क्या है, थीटा हमारा एक्स एक्सिस से नहीं, जेड से होगा, एक्स एक्सिस से फाई होता है, ठीक है। तो थीटा होगा इस जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास में थीटा है। अब ये जो थीटा है वो वेरी कहां से कहां तक करता है, ये मान लो हमारा थीटा एंगल है, तो ये पूरा वेरी करता है इस जेड एक्सिस से, यहां से शुरू होगा 0 से लेकर के पूरा पाई तक, ठीक है। 0 से लेकर के पूरा पाई तक हमारा क्या होगा, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक अपने पास में क्या आ गया, ये पाई, ये थीटा एंगल आ रहा है। थीटा यहां पर अगर होगा, यहां पर है 0, फिर वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये हमारी लाइन कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या होता है, जब थीटा हमारा पाई बाई 2 है, तब ये एक एक्स वाई प्लेन के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास में थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पर अपने पास में ये एक प्लेन में चेंज हो जाता है, और थीटा हमारा 0 टू पाई बाई 2 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सांख्यिकार पृष्ठ है, यानी इस प्रकार से है थीटा। ये हमारा ओरिजिन मान ले हम, ठीक है, और ये हम क्या मान ले, हमारी जेड एक्सिस है, इस प्रकार। तो जो थीटा होगा वो क्या हो गया, एक शंकु बनाता हुआ होगा, इस प्रकार से हमारा शंक्वाकार पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये शंक्वाकार पृष्ठ पूरी एक स्ट्रेट लाइन से लेकर के इस प्रकार से हमारा वेरी करेगा। ये पूरा का पूरा थीटा है, ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा यहां से लेकर के पूरा इस प्रकार वेरी करेगा, यानी एक इस प्रकार स्ट्रेट लाइन से लेकर के पूरा वेरी करता हुआ नीचे तक, ठीक है। जैसे कि हम किसी स्फेरिकल चीज को इसे सीधा अगर काटते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ये इस तरह से वेरी करता हुआ एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया हमारी स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और उस पर से एक इस तरह से काटता हुआ हमारा क्या आ गया, ये
एंगल आ गया थीटा एंगल वाली जो सरफेस होगी हमारी, थीटा एंगल वाला जो पृष्ठ होगा वो हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग यहीं तक समझ ले कि थीटा क्या है हमारा, जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल है, पूरा यहां तक आएगा। ठीक है, 0 टू पाई, सिर्फ हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं, 0 टू पाई यानी इस साइड ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू C2 अपने पास में आ गया। अब हमारे पास में आ जाएगा फाई, फाई इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू C3। ठीक है, फाई इक्वल टू C3 हमारे पास में क्या होगा, ये जो हमारा 0 टू C3 का मान होगा 2 पाई, ये क्या रहेगा 0 टू 2 पाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास में होता है इस एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। ठीक है, फाई क्या है, इस एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है, और ये क्या वेरी करेगा पूरा, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, तो फाई यहां से शुरू होता है पूरा। ठीक है, ये मान लो हम किसी टाइम पर यहां पर है हमारा फाई, तो फाई यहां से लेकर के पूरा रोटेट होता है 0 टू 2 पाई तक। जैसे हमने सिलिंड्रिकल के अंदर बताया था, फाई वैसे ही है। ठीक है, वही एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है और पूरा 0 टू 2 पाई वेरी करेगा। जैसे कि हम किसी स्फेरिकल सरफेस को बीच से काटते हैं। ठीक है, हमारे पास में मान लो कोई भी गेंद है, ठीक है, उसे हम क्या करें, ऐसे बीच से काटेंगे, तो जो हमारे पास में हमें इस तरह का जो हेमिस्फेयर बनता है, हमारा अर्धगोला जो बनता है। ठीक है, तो ये जो गोलाकार हमारा पृष्ठ आ रहा है, ये पृष्ठ पूरा क्या है हमारा, कि यहाँ पर फाई वेरी करेगा इस पृष्ठ के अंदर। ठीक है, इस पृष्ठ पर हमारा पूरा फाई का मान होगा कि फाई 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा। और थीटा के अंदर हम क्या करते हैं, थीटा के अंदर मान लो हमारे पास में कोई स्फेरिकल सरफेस है, यानी कोई स्फेयर है, इसको हम क्या कर दें, बीच से काट दें ऐसे, यानी लंबे वाले साइड से, तो हमारी जो ये वाली सरफेस बनती है इसके अंदर, ठीक है, अगर हमने इसको इस प्रकार काटा तो ये जो सरफेस बनेंगी ये वाली। ठीक है, या हम सिर्फ इस अर्ध गोलाकार इस वाला जो हमारा टुकड़ा है इसकी बात करें, तो ये जो सरफेस अब आ रही है ये किससे मिलकर के बनेगी, थीटा से 0 टू पाई तक वेरी करने वाली। ये जो सरफेस बन रही है ये हमारी किससे है, फाई से 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो हमारा जो सीधा वाला एंगल होगा वो तो क्या हो गया थीटा, और ऐसे रोटेट करने वाला जो हमारा एंगल है वो हो गया फाई। तो हमारे पास में 3 पृष्ठ आ गए। एक तो कौन सा पृष्ठ आया, ये गोलीय पृष्ठ आया। ठीक है, एक हमारा ये शंक्वाकार पृष्ठ आता है जो कि पूरा इस तरह से वेरी कर रहा है। एक हमारा आता है ये प्लेन आता है अपने पास में, अर्ध समतल हम इसको कहते हैं, हाफ प्लेन बनेगा। ये किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से हमारे पास में बनता है। ये मान लो हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। यहां पर मान लो हमारा एंगल क्या है, फाई है। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लेन बन रहा है इस प्रकार का, ये प्लेन क्या है, फाई इक्वल टू C3 का प्लेन है। अगर हम इस तरह से खड़ी हुई इस तरह से माने इसको, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से है, और इस पूरे के ऊपर क्या होगा कि फाई का मान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी एक जगह पर हमने क्या कर दिया, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, ये वाला इस एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता हुआ। ठीक है, इस प्रकार से होगा कि अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाता हुआ जो ये प्लेन खड़ा है सीधा, ये प्लेन क्या होगा, फाई इक्वल टू C3 का प्लेन होगा। तो एक तो हमारे पास में क्या थी, गोलीय सरफेस थी, एक हमारा थीटा वाला आ रहा था, एक हमारा हमने ये प्लेन बनाया। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये सारे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r थीटा फाई होंगे। ठीक है,
तो अब इस डायग्राम के अंदर हमने किस किस को रिप्रेजेंट किया हुआ है ये बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारे तीनों प्लेन हैं, वक्र पृष्ठ हमें मिलते हैं, अलग अलग आकृति के मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास में क्या है, एक स्फेयर है, ये हमारी तीनों एक्सिस हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई। अब यहां से हमारी जो रेडियस है, ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, एक यहां पर हमने सर्कल ले लिया बीच से, और ये जो हमारी लाइन है वो हमने सरफेस पे ड्रॉ की है, जो स्फेयर की सरफेस है उसके ऊपर ड्रॉ की हुई लाइन है, ठीक है। तो यहां से हमारी जो आर का मान होगा वो इस प्रकार होगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, आर का मान हो गया, रेडियस हो गई। फिर हम बात करें किसकी, फाई की, तो यहां से हमने एक ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी, सीधी है, जेड एक्सिस से ऐसे सीधी लाइन है, ठीक है। यहां पर होगी एक लाइन और वैसे यहां पर नीचे मिलेगी हमें, ठीक है। तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी ये दोनों। तो ये हमारा इस प्रकार से वैल्यू आ गई। इसको लेकर के हमने यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, और इधर हमारी जो डिस्टेंस होगी वो ये हो जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, और ये क्या है, फाई एंगल बनाता हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा फाई है। ये हमारा जो पॉइंट लाइन जो हमारी बन रही है ये पी पी डैश है, ठीक है। ये हमारी पी पी डैश हो जाएगी। ये हमारी रेडियस आर है, और ये जो हमारे पास में कर्व आ रहा है वो थीटा का आ रहा है। तो हम लोग अगर डायरेक्शन डिफाइन करें तो क्या होगा, इस तरह से हमारा आने वाला कर्व किसका है, थीटा का है। तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, थीटा कैप आ जाएगा, ठीक है। आर हमारी बिल्कुल सीधी निकलती हुई होगी स्फेयर के सेंटर से, स्फेयर के सेंटर से हमारी निकलती हुई होगी। तो ये आर का मान जो है वो क्या है, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी ई आर कैप, ठीक है। अगर हमारा कोई गोला है तो उसके बिल्कुल सेंटर से निकलती हुई बाहर की ओर, तो ये हमारे पास में आ गया ई आर कैप आ गया। अब हम बात करें फाई की, तो फाई ऐसे रोटेट करता हुआ है, तो ये जो डायरेक्शन है वो ई फाई कैप है। तो ये हमारे पास में जो तीनों डायरेक्शन वेक्टर्स आ रहे हैं, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ई आर कैप, ये हमारा ई फाई कैप है, और ये हमारे पास में ई थीटा कैप है। परपेंडिकुलर है ये ऐसे घूमता हुआ है, ये ऊपर की ओर है, ये ऐसे नीचे की ओर है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में तीनों यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे इस प्रकार। जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये हमारा थीटा कैप, थीटा इस तरह से आएगा, रो की इसकी आर की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये ई आर कैप हो जाएगा, और फाई जो है वो ऐसे घूमता हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारी ई फाई कैप हो जाएगी। तो ये अपने पास में क्या आ गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इस डायग्राम को बना लें एक बार। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग, आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि किस प्रकार हमारा फाई है और थीटा एंगल और आर डिस्टेंस है। तो यहां से अगर अपन बात करें इस प्रकार एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिलेशन निकालें, तो ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस। ये हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट पी है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अगर हम इसे डिनोट करें किसमें, आर थीटा फाई के अंदर, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई ठीक है। ये वाली जो हमारी डिस्टेंस आएगी इस पॉइंट पी की, किससे, ओरिजिन से। ये पॉइंट पी हमने किस पे डिनोट किया हुआ है, मान लो यहाँ पर हमारा कोई स्फेयर है, तो इस स्फेयर की सरफेस के ऊपर, आउटर जो हमारी सरफेस है स्फेयर की, उसके ऊपर हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से जो ये डिस्टेंस होगी, ये तो क्या आ गई, आर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये तो हमारा आर हो गया, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा।
ठीक है। अब हमारे पास में एक एंगल क्या होगा, फाई एंगल होगा। इस P पॉइंट से हमने यहां पर परपेंडिकुलर डाला तो ये अपना आ जाएगा P डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारी डिस्टेंस आ गई। ये अपना P डैश पॉइंट है। इस P डैश पॉइंट को मिलाने वाली जो हमारी लाइन है वो किससे, एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल बना रही है, और ये जो R है वो इससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जेड डिस्टेंस की। तो जेड डिस्टेंस कितनी होगी, R कोस थीटा। जेड हमारा क्या हो जाएगा, R कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में कितना होगा, इसको हम इस तरह से R कोस थीटा। अब जो हमारी ये वाली जेड एक्सिस है वही तो हमारी ये P डैश है। इस प्रकार से ये दोनों, कि ये हमारा सीधा खड़ा हुआ है और ये भी सीधा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऐसे आगे पीछे है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या आ गया, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या होगी, जेड एक्सिस होगी ऐसे। ठीक है, और ये वाली जो दूसरा हमने P डैश शो किया हुआ है वो क्या होगा, यहां पर कहीं पर। ठीक है, तो दोनों बराबर होंगी ये दूरियां, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं, इस प्रकार है अपने पास में ये हमारी एक्सिस आ जाएगी, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस ऐसे बाहर निकली हुई है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी जो हमारी लाइन है ये P डैश वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में सेम हो गई ये दोनों दूरियां। ठीक है, ये वाली जेड है तो ये वाली भी जेड होगी अपनी। ठीक है, और ये वाली जो ऊपर वाली डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो नीचे की साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों भी क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है, अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो वही ये वाली हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, R कोस थीटा आ गया। तो ये वाली P डैश भी हमारी क्या है, R कोस थीटा। तो ये तो आ गई R कोस थीटा। अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारे पास में आ जाएगी R साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कितनी है, R साइन थीटा। तो ये भी हमारी कितनी होगी, R साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो R है इधर R कोस थीटा, तो इधर कितना बनाएगा, R साइन थीटा, और जितनी नीचे की साइड है वही हमारी ये R साइन थीटा है। तो ये अपने पास में आ गई। ठीक है, ये अपने पास में कितनी आ गई, R साइन थीटा आ गई। ये वाली डिस्टेंस हो वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो ये अपने पास में कितनी आ जाएगी, R साइन थीटा आ गई। ये इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर मान लो हम ये सर्कल बना रहे थे ये वाला, तो इसकी जो रेडियस होगी इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी R है, ये थीटा एंगल है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, R साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप लोग जो ये इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है उससे देख सकते हैं। ये हमारा थीटा है, ये अपने पास में क्या है, R है, तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या है, ये अपना जो लाइन आएगी। ठीक है, यहां से जो दूरी आएगी इसकी रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या है, k की वैल्यू R है। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है इस प्रकार। तो यहां से अपने पास में L का मान कितना आ गया, इसको यहां से रख के हम यहां रख देंगे, R साइन थीटा आ गया, और वही हमारी ये वाली डिस्टेंस है।
ठीक है। तो ये जो r साइन थीटा आ रहा है, अगर ये r साइन थीटा है तो ये भी हमारी r साइन थीटा हो जाएगी। दोनों आगे पीछे है ये इस तरह से दूरियां, तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ गई r साइन थीटा, r साइन थीटा। तो अब इस प्लेन के अंदर जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें अगर ये वाली r साइन थीटा है, ये r साइन थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा हमारा r साइन थीटा कोस फाई, और y कितना हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, ये हमारे पास में अगर r साइन थीटा है तो ये r साइन थीटा कोस फाई, और y इक्वल्स टू हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमारे पास में तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी रिलेशन आ गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर और r थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब यहां से हम लोग स्केल फैक्टर्स का मान निकाल सकते हैं और यूनिट वेक्टर्स को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। तो यहां से अपने पास में जो रिलेशन आए हैं, इससे हमारा r वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई केप प्लस का वाई जे केप प्लस का जेड के केप। तो r वेक्टर हमारा कितना बन गया, एक्स आई केप है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा कोस फाई आई केप प्लस का r साइन थीटा साइन फाई जे केप। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का r कोस थीटा के केप। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वाली जो वैल्यूज लिखी है मैंने डायरेक्ट लिखी है यहाँ से, जो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो रहा है, ये वेक्टर होता है तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था r कोस थीटा और r साइन थीटा, अब ये वेक्टर खुद r साइन थीटा है तो इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा साइन फाई। आप लोग यहाँ पर ट्राइंगल को लेकर के फिर ले सकते हो, ये वाली डिस्टेंस ओपी डैश मान लेना। ठीक है, ये ओपी डैश है तो ओपी डैश और यहां से कोई पॉइंट हमारा कोई पॉइंट हो जाएगा। अगर ये फाई एंगल है तो आप लोग इसको यहां से ट्राइंगल के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, कि ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होगी एक्स, वो कितनी हो जाएगी, ओपी डैश कोस फाई। फिर आप लोग ओपी डैश का मान रख सकते हैं r साइन थीटा कोस फाई, और y हमारी क्या हो जाएगी, ओपी डैश साइन फाई। तो यहां पर अगर मान रखोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग लिख लेना चाहिए ओपी डैश कोस फाई होगा और ये ओपी डैश साइन फाई होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, वैल्यू आ गई। अब r का मान हमारा आ गया तो हम निकाल लेते हैं कि h1 क्या होगा, डेल r अपॉन, चाहे तो इसको r वेक्टर को आप कैपिटल से दिखा सकते हैं, डेल r अपॉन डेल r। तो ये अपना आ जाएगा डेल r अपॉन डेल r। अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई आई केप प्लस का साइन थीटा साइन फाई जे केप प्लस का कोस थीटा के केप। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा किसका मान, h1 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है तो इसे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये अंदर क्या बच जाएगा, साथ में इसका रूट होगा पूरे का। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि हम उसका स्क्वायर करके उसे ऐड कर देते हैं और फिर उसका रूट ले लेते हैं। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट आ जाएगा। साइन स्क्वायर ये वाला 1 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 आ जाएगा। तो H1 का मान हमारे पास में कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H2 और H3 को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे इसके, और फिर हम लोग इसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान निकाल लेंगे ये वाली वैल्यूज रख करके, ठीक है। सिंपली हम लोग H1 निकाला है, वैसे ही H2 निकाल लेंगे। H2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल आर अपॉन डेल फाई और फिर डेल आर अपॉन डेल थीटा। H3 के लिए हमारा डेल आर अपॉन डेल फाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, और जो हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का मान है उसके अंदर हम इन मानों को रख देंगे, ठीक है।